बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। फ़ैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर ईरान एक कौम जो कि ताकतवर मुल्क यानी कि अमेरिका और इसराइल के सामने उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि फ़ैसला वही होगा जो ईरान चाहेगा। अब यकीनी तौर पर ईरान की सरज़मीन पर ईरान की हुकूमत, ईरान की अस्करी और सियासी और मजहबी क़यादत ने मिलकर जो फ़ैसला किया था, बिल आखिर आज ईरान ने वो फ़ैसला मनवा भी लिया और अमेरिका जो सुपर पावर है उनको फ़ैसले पर लाने पर भी मजबूर किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो भी अहम है। पाकिस्तान के सिपाही सालार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने और उसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि पाकिस्तान के हैं मोहसिन नकवी साहब की कोशिशें और पाकिस्तान की मीडिया, बिलखुसूस पाकिस्तान की सियासी जमातें, पार्लियामेंट, सेनेट, सूबाई असम्बली और बिलखुसूस मजहबी जमातों ने भी मिलकर जिस तरह से अपने ईरानी भाइयों की सपोर्ट की, वो तारीख में याद रखी जाएंगी। तारीख यकीनन किसी को नहीं भूलती। अगर आज बात करें तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो जंग है इसका खात्मा और ख़ास तौर पर आबदा हुर्मुज़ की जो जो कह सकते हैं कि अमेरिकन नेवी के तरफ से जो वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी उनको जो है फ़ौरी तौर पर वापस लिए भी कह दिया कि आप वापस आएँ और नाकाबंदी ख़त्म करें। और कल जो है वाज़ेह तौर पर ये भी जो है ट्वीट सोशल पे मैसेज करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि वो बेड़ी जहाज़ जो इस वक्त मौजूद हैं वो अपनी इंजन स्टार्ट करें और तेल की रसाई पूरी दुनिया तक पहुँचने में जो है अब काम शुरू करें। दूसरी तरफ आज ईरानी जो है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बड़ा अहम बयान और लबनान को लेके उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुआहदा या बातचीत हमारे ही शराइत पे होंगी, जो कि अब अमेरिका शायद नहीं बता रहा, मगर इसके साथ साथ हम अमेरिका से वही जो है चीज़ें मांग रहे हैं जो कि हमारे दुनिया में जो अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं उनका जो है वाज़ेह तौर पर जो है ईरान का पैगाम कि उनको फ़ौरी तौर पर जो है उस जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं उनमें से जो पैसे हैं वो उनको वापस दिए जाएं। और इसी तरह कल भी खबर आई कि यूएई की जानिब से भी जो कह सकते हैं कि बड़ा अमाउंट जो है ईरान को जो है यूएई की तरफ से भी कहा गया कि वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो कहा जाए कि यकीनी तौर पर जान का नजराना देते ईरान ने अपनी बात कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक मनवा ली। दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद टाक नाम दिया गया था, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे अब जनीवा में यानी कि स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं 19 तारीख को। तो उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें माइनस तो नहीं किया जा रहा है या पाकिस्तान का तो इसमें शक व शुबात की तो बात नहीं है, मगर यहाँ पे तय है कि ईरान पाकिस्तान पे जिस तरह से भरोसा करता है और पाकिस्तान ईरान पे, और इसी तरह फिर फ़ॉरेन पॉलिसी पे यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप इंतज़ामिया भी पाकिस्तान पे जो है यकीन रखते हुए पाकिस्तान की कई दफ़ा जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ें की हैं। इसी पे आज गुफ्तगू करेंगे मेरे मौजूद मेहमान हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हैं हमारे साथ, बाहर उमूर हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सफारतकार हैं, तजिया निगार हैं जी आर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, चेयरमैन हैं जो नौजवान पार्टी पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं जो है जाना चाहूँगा जॉन साहब आपकी तरफ कि सबसे पहले तो कहा जाए कि सरज़मीन पाकिस्तान से ये जो पीस का जो है अमन का जो अलम था जो पाकिस्तान ने उठाया था उसके नतीजे जो है अब आना शुरू हो गए। माना कि जानी नजराना ईरानी कौम ने दिया, मगर पाकिस्तान भी उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहा। सबसे पहले तो आपको और पूरी ईरान की कौम को मुबारकबाद हो, क्योंकि कहा जाए कि एक तवील जंग और जिस तरह से कहा जा रहा था कि ईरान शायद एक कमज़ोर मुल्क है, जल्दी हथियार फेंक देगा और जो है सिलेंडर कर लेगा और हर बात वन वन मान लेगा, तो कहा जाए कि पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा अहम था। जॉन साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो मातम अगर हो रहा है कहीं तो सिर्फ इंडिया में, इसराइल में और उन लोगों के घरों में हो रहा है जो अमेरिका को जो है वो वाहिद सुपर पावर समझते थे और उनको लगता था कि ईरान को शिकस्त मिल जाएगी। और हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सालिसी से जो सिलसिला शुरू हुआ जंगबंदी का, वो किस तरीके से आज इस मौके पे आ गया है कि एक इसमें एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो होता हुआ नजर आ गया है, वो हो चुका है। एंड आई थिंक अभी फ्राइडे को जो साइन होगा, तो पाकिस्तान की मेहनत भी है इसमें। पाकिस्तान के अंदर जो जो सियासतदान हैं, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पर्सनली जो काम किया इसके लिए, साकदार साहब ने जो किया, मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी, आई थिंक सबने मिलकर काम किया। इसके अंदर तो कोई शक ही नहीं है। आपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि कोई प्रॉब्लम शायद आ रही हो स्विट्जरलैंड में क्योंकि हो रहे हैं मुज़ाकरा, तो आई डोंट थिंक कोई इसके अंदर मामला है इस बात का, क्योंकि इस्लामाबाद, नाम ही इस्लामाबाद अकॉर्ड है। बट बहरहाल मैं ये भी सोचता हूँ कि धोखा कभी भी अमेरिका दे सकता है। इसराइल इसके अंदर अपनी पूरी कोशिश करेगा इसको डिरेल करने की, और उम्मीद यही है इंशाल्लाह इसको कि आगे जाए ये मामला और फाइनली एक डील की तरफ चीजें जो है वो जाती हुई नजर आए इंशाल्लाह। और आई थिंक अब मुआहिदा हो गया है, तो ये जो जंग है वो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भले आगे कुछ हो ना हो, लेकिन दोबारा फरीकैन जो है वो उस तरीके से नहीं जंग करेंगे जिस तरीके से पहले जंग हुई, मेरे ख्याल में। जी ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया। सर फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बारहा कई दिनों से कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि जी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, बस चंद ही लम्हात हैं, चंद ही दिन हैं, और बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके जो है आज उनका जो ट्विट सोशल पे जो पैगाम आया, उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी जो है उन्होंने पैगाम जो है वो रीट्वीट किया। तो कहा जाए कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार अमन के लिए, इस खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए तो बहुत जो है खुशाइन बात है। देखिए, बिल्कुल खुशाइन बात तो है पाकिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, ईरानी भाइयों के लिए भी और अमेरिकन के लिए भी, क्योंकि ये जंग किसी के भी हक में नहीं जा रही थी। और इस जंग में जहाँ ईरान के लॉसेस हो रहे थे, वहाँ अमेरिका के भी बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे और उनके यहाँ भी प्राइसेस बढ़ रही थी। साथ साथ पूरा खत्ता इतना जो था एक बना हुआ था, इंस्टेबिलिटी के नज़र हो चुका था। लिहाजा पूरी दुनिया में हमें नज़र आया कि वहाँ पे मेल्टडाउन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा था। इसलिए जिस वक्त पाकिस्तान ने ये एफर्ट शुरू की 28 फरवरी से लेके और अब तक, ये रेस्टलेस एफर्ट्स थी और इसमें पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत दिखाई, जिसमें अगर आप देखें कि दो चीज़ें थी कि पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी थी और आपने एज ए मीडिएटर जो है एज ए मीडिएटर क्रेडिबिलिटी भी सस्टेन करनी थी, और ये बड़ा मुश्किल, क्योंकि दोनों मुल्क जो थे वो मिसट्रस्ट उन दोनों के दरमियान इस हद तक था। अगर ट्रम्प साहब कह रहे थे तो एग्रीमेंट हो गया, तो ईरान वाले कह रहे होते कि अभी काफी चीजें नहीं हो रही, और जब ईरान वाले सोच रहे होते थे कि काफी करीब पहुंच गए, तो कोई एक ट्वीट अमेरिका की तरफ से आ जाता था। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए था कि जो मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी थी और इमोशनल जो ट्रम्प साहब का था कि एक ही लाइन में वो कंट्राडिक्शंस उनकी आ जाती थी। तो इस तरह के जो एंटेगोनिस्टिक पार्टीज हैं उनमें पाकिस्तान ने एक किरदार अदा किया और उनको टेबल पे ले आया और वादे पे ले आया। और आज हम सब ने सुना, जो को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो 24 घंटे पहले ही खुशखबरी दे दी थी, मगर आज सब ने सुना कि तीनों जो ईरान ने और अमेरिका ने एग्री कर गए कि जिनेवा में वो इंक करेंगे। मगर यहाँ पे मैं दो बातें और कहना चाहूँगा कि देखें, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया गया है, ब्लॉकेट खत्म करने का किया गया है। अब देखना है कि ईरान जो टोल फ्री की तरफ जो है उसकी जो सर्विसेज वो चार्जेस की बात कर रहा है वहाँ सपोर्ट करके, क्या उसकी वो सर्विसेज चार्जेस कहीं इनडायरेक्टली टोल की तरफ ले जाएंगे कि नहीं। मेरा ख्याल है कि ईरानियंस जो है वो काफी इंटेलिजेंट है, वो इस तरह के चीजों में नहीं पड़ेंगे। दूसरी इसके अंदर जो एक सेकंड मेरा जो फेयर है वो इसराइल का है, क्योंकि ईरान ने पहले दिन से ही अपने पॉइंट्स में एक चीज बड़ी क्लियर की थी कि ये कम्प्रिहेंसिव पीस होगा रीजन में, इसमें लेबनान का हिस्सा को पार्ट बनाया जाएगा। मगर अभी तक नेतन्याहू, देखिए ये हो सकता है कि ये पीस डील जो है आज से 15-20 दिन पहले हो जाती, मगर क्योंकि नेतन्याहू जो है वो इस चीज के हक में नहीं था बिल्कुल, और उसको टाइम दिया गया कि वो लेबनान के जो एरियाज हैं
उनको कॉन्कर करे और उसने कॉन्कर किया, मगर वो एक इरिटेंट रहेगा। अगर आप ये समझते हैं कि वो अगर लेबनान में से उनकी फोर्सेस वापस नहीं होती, फिर तो हिजबुल्लाह रेजिस्ट करती रहेगी, फिर तो वहाँ एसिमेट्रिकल वॉर चलती रहेगी और हर वक्त चांसेस रहेंगे कि डील डीरेल ना हो जाए। अब ये अमेरिका पे है कि वो इसराइलीज को किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से उनको वापस सीज फायर या जो भी उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल उस पर ले जाते हैं। तो अगर वो नहीं करते तो फिर तो ये डील जो है, मेरा ख्याल है कि हम जितने मर्जी खुश हो, इसके अंदर इस तरह की चिंगारियां हैं वो किसी वक्त भी भड़क सकती। बिल्कुल डॉक्टर साहब साथ ही रहेगा। जी.आर. बलोच साहब को शामिल गुफ्तगू करूँगा। बहुत शुक्रिया जी.आर. बलोच साहब, आपका तवील एक तजुर्बा है जो है सफारती लेवल का। सर, सफारती वहाज पर पाकिस्तान ने किस तरह से एंगेजमेंट की और पाकिस्तान ने उम्दा तरीके से दोनों ममालिक जो कि कहें कि पाकिस्तान यकीनी तौर पर जो है अमेरिका को भी इंगेज किया, फिर उसके साथ साथ ईरान को जो जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े तौर पर खड़ा हो गया, डट गया कि नहीं जी हम तो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। और उसके साथ साथ फिर कई ममालिक भी हमने देखा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी आवाज़ में आवाज़ मिलाई कि हाँ जी मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमला हो रहा है। और चीज़ें जो बारहा प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका कहता रहा, उस तरह से वो चीज़ें तो ना मिली ना थी, मगर उसके बावजूद जंग मुसलत थी, जंग थी इसराइल की और उसमें कूदना पड़ा। मगर पाकिस्तानी सफारती लेवल पर कैसे जो है इस महाज पर जो है सफारती जंग जीतने में कामयाब हुआ? Thank you. First of all, let me compliment you for the way you framed the question. जी। और मेरे नजर में this is the critical question कि हमारी मीडिएशन एफर्ट की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। जी। That is what we need to highlight. उसके 4 मेरे ख्याल में डायमेंशंस हैं हमारी इस मीडिएशन एफर्ट और कामयाब मीडिएशन एफर्ट के। नंबर 1 जिसका आपने जिक्र किया कि मेरे ख्याल में, मेरी असेसमेंट में, नाकिस ख्याल में, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशनशिप एक नई नहज से शुरू हो रहे हैं जो कि पहले भी थे अवाम के दिलों में, लेकिन इस तरह से कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हुए एट द स्टेट टू स्टेट लेवल। तो ये एक बहुत खुशायन बात है और मेरे नजर में इट चेंजेस द एंटायर डायनामिक्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। नंबर 1। नंबर 2, एक अहम चीज यह है कि इस जंग के बाद चूंकि पाकिस्तान ने एक शमा जलाए रखी कि नहीं, देयर इज एन अल्टरनेटिव टू वॉर। 1 सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ईरान इज नॉट अलोन। यू कैन नॉट उसको आइसोलेट करके मार नहीं सकते मिस्टर नेतन्याहू और उसके जो ज़ियानिस्ट दोस्त वॉशिंगटन में और दुनिया के कैपिटल में बैठे हुए। सो द वर्ल्ड हैज नोन, despite our weaknesses as ummah, as Muslims, as Arabs, still I think at the strategic level जिस तरह पाकिस्तान ने sophistication से without provoking anybody जिस तरह से play किया, historic, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, इवन द Qatar, चाइना, इकट्ठा किया उनको और एक मल्टीप्लाइंग डिप्लोमेटिक फोर्स बन गए, जिससे क्या हुआ कि there was a pushback for stopping the aggression. उनका तो ये था कि it was a walkover. Yes, militarily they were much more mightier, लेकिन कहां पे जो है वो अमन के दाई ने हेल्प किया to win the narrative, to win the public opinion all over the world. और सबसे दूसरा अहम जो नुक्ता जो मैं समझता हूं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे चल के इम्प्लीकेट होगा कि नाउ ए न्यू अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, ए न्यू बैलेंस ऑफ पावर वुड इमर्ज इन वेस्ट एशिया। इंशाअल्लाह साथ ही रहेगा। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चला जाऊं। कलीदी किरदार, लेट मी फिनिश दिस, जिसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार होगा। बिल्कुल, बड़ा आपने अहम कहा कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार होगा, मगर इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। फरमाइएगा सर, अगर मुआहदा कहीं भी हो, जैसे जॉन साहब की तरफ भी जाऊँगा, उन्होंने भी स्टार्ट में कहा कि इस मुआहदे पे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हैं तो इस्लामाबाद टॉक, चाहे वो जनीवा में हो या फिर कहा जाए कि कहीं और हो, मगर उसके बावजूद अब तो वेन्यू भी जिसको कहते हैं सकते हैं आसान ज़बान में, वो डिसाइड हो गया कि वहीं होंगे। तो सर ये वहाँ पे होने का मकसद क्या है? आप समझ रहे हैं कि कोई
जो है मुबसरीन का आना है, या फिर जनीवा को एक अहमियत हासिल है कि जी वहाँ पे ही हों, फिर यूरोपीय ममालिक और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और जो कोशिशें हैं वो बड़ी अहम है, या फिर इसराइल का जो मुबसरीन हैं वो भी मुतवक्को हैं कि इस मुआहदे को कवर करने के लिए या देखने के लिए आएँ? देखिए, इसमें हमें कुछ चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा एजिटेटेड नहीं होना। मैं जॉन हुसैन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका जो अभी तक नाम आ रहा है वो बड़ा क्लियर आ रहा है, जी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब इस्लामाबाद का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया तो ये तो एक्नॉलेजमेंट हर जगह होगी कि पाकिस्तान की ही कोशिशों से ये मुआहदा अमल हुआ, और ये एक ही कंट्री था जो ईरान में भी एक्सेप्टेबल था और जो वाशिंगटन में भी था, और उसके साथ साथ जो अरब ममालिक जिनके अंदर अमेरिकन बेसिस थी और ईरान उनको ही सिर्फ टारगेट कर रहा था, उनमें भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। फिर अदर दो ग्रेट पावर्स है, चाइना की भी इसको सपोर्ट थी और इसके साथ रशिया भी इसके साथ सपोर्ट कर रहा था। इस तरह की चीज़ों में आप कहीं भी ले जाएं, तो लिहाजा इस हिसाब से एक चीज़ तो है। दूसरा देखिए लॉजिस्टिक, अगर तो डेलीगेट्स आ रहे होते हैं और उनके लिए एक न्यूट्रल प्लेस, और जिस तरह पहले अमेरिकन ने आकर डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, ईरानियंस भी आए, तो इसका मतलब है कि हमारी सरजमीन पे वो आने के लिए तैयार है दोनों ममालिक। लिहाजा इसमें वो ये सोच रहे हैं कि जिनेवा एक न्यूट्रल प्लेस है और वहाँ पे पहले भी इनके दरमियान नेगोशिएशंस होती रही। 27 को भी जो न्यूक्लियर पे ब्रेक थ्रू हुआ था नेगोशिएशंस का, वो वहीं पे हुआ था, और मेरा ख्याल है कि अगला दौर भी जो है नेगोशिएशंस का 2 महीनों में होगा, वो भी जिनेवा में ही चलेगा, क्योंकि उस वहाँ पे ईरानियंस भी कंफर्टेबल है और अमेरिकन भी कंफर्टेबल है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो है साइनिंग जो है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो इसलिए वहां पे रखी गई कि ताकि एक न्यूट्रल प्लेस पे जहां से चीजें आगे मूव कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान हर रोज तो इनको होस्ट नहीं कर सकता। और हम जो खास तौर पे न्यूक्लियर के अगर देखें, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट भी जिनेवा में बेस्ड है और ये पहले भी दोनों ममालिक वहां पे मिलते रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए जिनेवा की एक अपनी अहमियत है। और इस पे हमें ये बिल्कुल ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि इस अमन की जो डील आ रही है, अल्लाह इसको कामयाब करे और मजीद इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। तो ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ये अमन जो है ये पाकिस्तान की एक सीरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट से हुआ है, और इसने डेमोस्ट्रेट किया कि पाकिस्तान एक ऐसी मिडिल पावर है जो कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है, ग्रेट पावर को भी चेक कर सकती है और दूसरी पावर को भी ले आ सकती है। और यहाँ पे ये चीज जो है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के अपना पोटेंशियल भी है, वो भी इस्टेब्लिश हो गया। लिहाजा जिनेवा में होने से कोई खास ये नहीं फर्क पड़ता कि ये जी कोई और कराए, क्योंकि जिनेवा ने तो इसमें रोल ही नहीं प्ले किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जॉन साहब की तरफ जाऊंगा। जॉन साहब ये बताइएगा कि एक तो हमने स्टार्ट में जब देखा था कि जिस तरह से जंग मुसलत की गई ईरान पे, ईरान ने भरपूर जवाब दिया, तो क्या आज तेहरान ने ये भी फहरिस्त तैयार, यकीनी नहीं बैसित सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि की होगी, वैसे आम बंदा भी करता है कि अगर आपकी खुशी में कोई आए ना आए मगर गम में कोई शामिल हो तो उसका बड़ा जो है कदर की निगाह से देखा जाता है कि ये मेरे गम में शरीक था। ये आम पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल है। मगर यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि उसी जंग में हिंदुस्तान ने, आपके मुराद ये है कि ईरान के उन नेवल ऑफिसरों को और जो है शहीद हो गए, और उस पर भी नरेंद्र मोदी सरकार और हिंदुस्तान बोलने से इनकारी था। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि हम तो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, ईरान के साथ क्यों खड़े हैं, वहाँ पे तो अब शायद रिजीम चेंज हो, और वो उनको यही जिन में था कि ग्राउंड पे जो है अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो रिजीम चेंज आ जाएगा तो फिर उनसे बात हो सकेगी। तो क्या ये तय है कि अब ईरान और तेहरान ने भी ये फैसले क्या कर लिया होगा कि इस मरहले से निकलने के बाद दोस्त और दुश्मन का भी तयन करना है? देखिए, मैं ईरान का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, और बात जर्नलिस्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे। जी जी, एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं आपको अपनी न्यूट्रल राय दूं विदाउट एनी बायस फॉर एनीवन, तो बात सर ये कि एक मुल्क अगर तिजारती मरहले से किसी के साथ कोई काम कर रहा है, मतलब उसमें इंडिया कोई इजराइल तो नहीं है कि आप उसकी वजूद कोई एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट ना करें। मतलब वो तो एक मुल्क के तौर पे एग्जिस्ट तो करता है ना। मोदी गवर्नमेंट आज है, कल मोदी और जालिम जो बैठे हुए वहां पे वो कल ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिसीज चेंज हो जाएं। तो आई थिंक अगर सैंक्शंस के वक्त पे इंडिया ने इनका तेल खरीदा है, और आई थिंक अगर इकोनॉमिक मामलात में इनमें इन्वेस्टमेंट भी की है, तो इकोनॉमिक मामलात के हद तक ये चीजें सही हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आगे जाके अगर इसराइल के साथ फॉर एग्जांपल इंडिया अगर जाता है बहुत ज्यादा आगे, और कश्ती वाले मामले का तो मैं नहीं समझता कि डेना की कश्ती की इंटेलिजेंस, इतनी बड़ी कश्ती जो समंदर के अंदर है, उसकी इंटेलिजेंस इंडिया को देने की जरूरत है। बट बहरहाल इंडिया का गुड फेथ किसी के साथ भी नहीं रहा, और वो हमेशा से
हमेशा से इसी चक्कर में रहे कि किसी तरीके से काउंटर बैलेंस कर लें, और इसीलिए मोदी जो है वो जाके चला गया था नेतन्याहू के पास किसी तरीके से उसको खुश करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि जंग हारने वाला है ईरान। लेकिन बात सारी ये है कि मैं समझता हूं कि अगर इकोनॉमिक ताल्लुकात में अगर तेल इंडिया को अगर वो बेच रहा है तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई मसला है। पाकिस्तान भी जंग से पहले इंडिया के साथ तिजारत रखता है, इसका मतलब भी तो नहीं हमने कश्मीर को पीछे छोड़ दिया। या फॉर एग्जांपल कल को अगर हम एक्सचेंज करें, ट्रेड करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वो स्टांस का इशू है। तो ट्रेड अपनी जगह, पॉलिसीज अपनी जगह। अराक्ची साहब जब गए हुए थे न्यू दिल्ली, तभी भी आपने देखा जो विष्णु उनकी जो शिप थी विष्णु, उसके ऊपर उसको ईरान ने जो है वो मार मार के उसको समंदर में डुबा दिया था उसी वक्त जब अराक्ची साहब वहां पे बैठे हुए थे। तो द इंडियंस हैव गॉटन अ क्लियर मैसेज। उनकी कश्तियां भी यहाँ पे रुकी हुई थी, उनकी कश्तियों को पैसेज भी जो है वो कोई पैसेज नहीं मिला इस तरीके का जिस तरीके से पाकिस्तान, चाइना या दूसरे ममालिक के साथ था। तो आई थिंक यू विल सी द थिंग्स शिफ्टिंग। ये आई थिंक इकोनॉमिक ताल्लुकात के हवाले से ईरान जो है वो इंडिया तक महदूद था। वरना तो दूसरे ममालिक भी हैं जो इसराइल को फॉर एग्जाम्पल फॉर्मली भी रिकॉग्नाइज करते हैं, अरब ममालिक में, जिनके साथ ईरान ने अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और इकोनॉमिकली वो चल लें। तो हर किसी से लड़ाई करना अफोर्ड नहीं है इंडिया उसके लिए, ईरान के लिए। एंड आई थिंक प्रैग्मेटिकली समझ में आता है कि एक के बाद एक चीजें रिजॉल्व हो, लेकिन स्टांस ना छोड़ें। और कश्मीर का साथ जो है वो ईरान ने हमेशा से दिया है। आप देख लें यूएन रेजोल्यूशंस के वोट्स भी देख लें, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी देख लें, उनकी पॉलिसीज भी देख लें। तो आई थिंक जब तक वो कश्मीर का साथ दे रहे हैं वहां पे, और जब तक वो अवाम का साथ दे रहे हैं, इंडिया के अंदर जो मुसलमान अवाम है जिनके ऊपर जुल्म होता है, जैसे गुजरात के अंदर हुआ है, तब तक आई थिंक चीजें सही है। अगर उनको तेल बेचना है तो कोई बुराई नहीं है, दुकान तो बंद नहीं होती ना। बिल्कुल। मगर जॉन साहब, इससे आगे बढ़ के बात करें कि अब जो शराइत हैं जो कि अमेरिका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपनी बात कर रहा है, फिर तेहरान से जो है वजारत ख़ारजा उमूर से जो है आज जो उन्होंने ब्रीफिंग दी उसमें कुछ और बातें आ रही हैं। तो कहा जाए कि जो असासे हैं वो कितने मिल सकते हैं, और यूएई की जानिब से भी कुछ कल और परसों जो है ये भी खबर आई कि वो भी तैयार हैं। वो भी बड़ा अहम सवाल है। तो जॉन साहब, क्या क्या तवक्को है इस मुआहदे के बाद? देखिए, आई थिंक यूएई वाली बात पे तो मैं कोई मतलब मुझे कोई वो नहीं है इसके ऊपर कि मैं कमेंट कर सकूं। बहरहाल दूसरी चीजों में अगर मैं बताऊं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये चीज क्लियर है। अभी ये बात जो है वो क्लियर है, बकाई साहब के भी स्टेटमेंट्स आपने देखे, एटलीस्ट ईरानियन साइड से ये बात क्लियर है कि उस मेमोरेंडम के अंदर जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग है वो एटलीस्ट हाफ जो $12 बिलियन की जो है वो होगी। और आई थिंक मुख्तलिफ हमें नहीं नजर आ रहा यूएस की तरफ से स्टेटमेंट, वो ये कहना चाह रहे हैं यूएस वाले कि कोई लिक्विड ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो आई थिंक वहां पे भी इम्प्लाइड है कि कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिसके अंदर ईरान को एक्सेस मिल जाएगा कि वो जो अनफ्रोजन एसेट्स हैं उनको एज अ गारंटी संभाल के रखे ताकि वो बाद में यूज कर सके। आई थिंक इस तरीके का मैकेनिज्म कतर जब गए थे डॉक्टर हिम्मती, डॉक्टर राक्ची और डॉक्टर कालीबाफ, तो ये मैकेनिज्म जो है वो सेट करके वहां पे आ गए थे अकॉर्डिंग टू माई ओन सोर्सेज। ये मैकेनिज्म जो है उसका वेलक्रो का या किसी और तरीके से जिस तरीके से उन्होंने आगे यूज करने का फंड जो है उसका तरीका सामने देख लिया था। दूसरी बात रही हॉर्मोज के ऊपर। हॉर्मोज के ऊपर ईरान 60 दिन तक टोल नहीं लेगा। ईरान ने कह दिया है कि 60 दिन तक टोल नहीं लेगा। बाद में सर्विस चार्जेस या एनवायरमेंटल पोल्यूशन चार्जेस जो है वो ईरान लेगा उसके ऊपर। एंड ओमान के साथ जो है वो फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली डलवाया गया है कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है इस एमओयू के अंदर वो ओमान और ईरान जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इंट्रेंच कर दिया है किसी तरीके से एमओयू के अंदर, मेरी मालूमात के मुताबिक, एंड अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द ईरानियन मीडिया आउटलेट्स एज वेल। न्यूक्लियर के इशू की कोई डिस्कशन नहीं है, दूसरी चीजों की डिस्कशन नहीं है। $300 बिलियन जो सैंक्शंस के रिलीज होने हैं वो बात का मरला है मेरे ख्याल में। वो तो 60 दिन के अंदर, और आई थिंक टैक्स भी क्लियर हो गया उसके ऊपर कि 60 दिन के बाद ही वो डिसाइड होगा। तो आई थिंक प्रिलिमिनरी अगर इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें तो ओवरवेलमिंगली जो ईरान की जितनी भी डिमांड्स थी वो सारी एश्योर्ड हुई हैं, इंक्लूडिंग के हर तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग बंद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि ईरान जो कंसेशन दे रहा है वो ये दे रहा है कि इस मुआहदे के अंदर उन्होंने लिखा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाएंगे ना प्रोक्योर करेंगे। और आई थिंक उसके अंदर ईरान ने जो है एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया है जो कि ईरान कभी भी आई डोंट थिंक न्यूक्लियर वेपन बनाता। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त तो ठीक है, अब सितंबर में यकीनी तौर पर जनरल असेंबली भी होने जा रही है और उसके साथ साथ G7 भी आपके सामने है। तो सर, ये जो तमाम ममालिक थे और हैं जो कि आज तक खामोश रहे, उस तरह से नहीं बोले जो बोलना चाहिए था इसराइल के खिलाफ, मगर आप समझते हैं कि अब ये मामला जब हल होने के जानिब बढ़ेंगे तो इसके नताइज दूरंदेश नताइज आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इकनॉमी के हैं, दुनिया के पेट्रोल के हैं, ख़ास तौर पर जो है पूरी दुनिया जो है कोविड के बाद अब कह सकते हैं कि मैसूर बन के रह गई। ना तो पेट्रोल था ना चीज़ थी, हर बंदा ये सोच रहा था करना क्या है। देखें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत सी चेंजेस आ चुकी हैं, मल्टीपोलैरिटी है
और रीजनल जिस रीजन के ऊपर आप मिडिल ईस्टर्न रीजन है उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जब ये चीजें चेंज आती है तो ये चेंज हमेशा इतनी कोई स्मूथ नहीं होती और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट और एस्पेक्ट भी होता है। ये टेंशन्स तो रहेंगी। इसराइल को ये कंडेम नहीं करेंगे यूरोपियंस, अमेरिकन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका एक बुली है इस रीजन में, और अमेरिका की ग्रेटर इसराइल वाली ख्वाहिश जो है या इसराइल की वो खत्म नहीं होगी। मगर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि ईरान ने अपनी पावर डेमोस्ट्रेट कर दी कि वो सैंक्शंस के बावजूद भी मिलिट्री कैपेबिलिटी रखता है इसराइल को हार्म करने के लिए। हर बार अमेरिका जो है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स नहीं ले आएगा, मगर जो दुनिया में अब एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी, जिस तक अभी एक न्यूक्लियर पे रिपोर्ट आई जिसमें हर न्यूक्लियर आर्म स्टेट अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ा रहा है। इंडिया ने भी 190 तक ले गया और अब पीस डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कोई इतने अच्छे नहीं है। ये इस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो कि आपने पोस्ट कोल्ड वॉर में तो बड़ा एक पीस सा देखा, अब ये दोबारा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन होगी, सिक्योरिटी डायलेमा बढ़ेंगे और वॉर्स के चांसेस या थ्रेट्स बढ़ेंगे। इसमें वही उन पावर्स की ज्यादा वैल्यू होगी जिनके पास मिलिट्री मसल है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो इस तरह के आपको मिनी सिक्योरिटी ग्रुप्स नजर आएंगे और इस तरह के अलायंसेस पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। लिहाजा उसके अंदर अब कितना इकोनॉमिक बर्डन है और किस तरह फ्लो ऑफ ऑयल है या किस तरह एनर्जी को सिक्योर किया जाएगा, इसमें सिर्फ एक मुल्क में नजर आ रहा है कि जिस वक्त वॉर से दूर भाग रहा है, और वो है चाइना। चाइना के अगर प्रेसिडेंट शी के जो भी रिसेंट 3-4 इयर्स में जिनको आप ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स को देखते हैं तो वहां पे यूनाइटेड नेशन की बात ज्यादा हो रही है और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो रही है। जबकि अमेरिका के आप एक्शंस देखें, रशिया के एक्शंस देखें, इंडिया के एक्शंस देखें, इसराइल के एक्शंस देखें, तो हर रीजन में आपको एक गदर सा नजर आता है। तो ये एक नए ट्रेंड्स होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हमें उनके साथ रहना पड़ेगा। हाँ, बात ये दुरुस्त है कि ये जो ऑयल है, अमेरिका खुद इस ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है, वो अपने ऑयल को सेल करेगा। तो ये ऑयल की एक जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनली इंटायरली डिफरेंट होगी और उसमें नेचुरली प्राइसेस को नीचे करना पड़ेगा, वरना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो खुद एक जंग बन जाएंगी, क्योंकि अब तो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आ रहे हैं। इसलिए इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। मगर डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है कि जहाँ पर हिंदुस्तान को इतनी रायत दी गई, यानी कि छूट दी गई अमेरिका की जानिब से पाबंदियों पे कि वो चाबंदर पे वो काम करता रहा और उसके साथ साथ पेट्रोल भी खरीदता रहा रूस से, ईरान से, क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान ने इतना बड़ा अहम किरदार अदा किया है सालिसी का लगे हाथों, जो पाकिस्तान का बड़ा अहम जो ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, वो भी आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और तेहरान और इस्लामाबाद और डीसी से मिलकर ये इसको बाया तकमील तक पहुंचाएंगी कि ये भी अशद ज़रूरत है पाकिस्तान की? देखिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और पाकिस्तान को खुद इस पर डिसीजन लेना है जी। और इस डिसीजन में मसला ये है कि हम थर्ड पार्टी सैंक्शंस पे फंसते हैं और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं IMF के, और हमारे तल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं। हम अमेरिका के साथ भी बैलेंस रखना चाहते हैं, चाइना के साथ भी रखना चाहते हैं, ईरान के साथ भी रखना चाहते हैं। उसमें शायद हम इस पे इतना बोल्ड इनिशिएटिव ना ले सकें जिसमें हमें अमेरिका को लूज करना पड़े, और अमेरिका को लूज करना भी कोई दानाई नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए, ईरान का एक दौर में डिफेंस पैक्ट था इंडिया के साथ, फिर 4 बार बिल्डअप हुआ, मगर जब से ईरान ने जो एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया $400 बिलियन का चाइना के साथ, उसके बाद चीजें चेंज हुई और इंडिया ने वहां से खत्म किया। मगर इस वक्त ईरान के अंदर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी चाबहार में, और साथ जो भारत बिल्डर्स का जो 20 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है अफगानिस्तान में, उसमें रॉ का इस एरिया में काफी नेटवर्क बढ़ा और उस रॉ ने वही मुसाद के साथ लिंक अप हुआ, जिस वजह से ईरान ने बहुत सफर किया जो इनकी पिन पॉइंट इसराइल कर रहा था। और यही एक नेटवर्क और यही इंफॉर्मेशन थी जो CIA को बेची गई, और उसकी बेस पे अमेरिकन ने सोचना शुरू किया कि हम तो जाएंगे और ईरान को 1 मिनट में कॉन्कर करें, जो बिल्कुल नेगेटिव प्रूफ हुआ और फेल हो गए। लिहाजा जो आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसमें ईरानियंस को और पाकिस्तानियंस को बड़ा क्लियर हो गया कि हमें मिलकर चलना है, अपने दोनों ममालिक के और बॉर्डर ट्रेड में हमें इन्वॉल्व होना है, और ये बॉर्डर ट्रेड बढ़ेगी और सर्टनली एक स्टेज पे जाके ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है वो भी पाए तकमील को पहुंच सकती है। मगर सर डॉक्टर साहब, इससे आगे बढ़ के फिर बात करें कि पाकिस्तान यकीनन 19 जो तारीख को 19 जून को जा रहे हैं इस मुआहदे में,
तो पाकिस्तान की जो है यहाँ पर जब आप बात करें कि हम अमेरिका को तो लूज़ नहीं करना चाहते, ये बात तो रख सकते हैं कि जब आप हिंदुस्तान को भी उन पाबंदियों के बावजूद जो है इजाज़त दे सकते हैं, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? देखें, हमने जब ये मेडिएशन शुरू की तो इसमें विदाउट एनी इंटरेस्ट शुरू की, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की फैसिलिटेशन और या मेडिएशन को बड़ी अहमियत मिली, और हमारी न्यूट्रलिटी और नॉन इंटरेस्ट वजह जी। से हमें दोनों ममालिक में बड़ी अहमियत मिली। अगर आप देखें कि हमारी लीडरशिप जब वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान जाते थे, उनके साथ भी एक ग्रुप जाता था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी शटल डिप्लोमेसी कर रहे थे, तो कहीं से भी एक खबर नहीं निकलती थी। आप और मैं जब एनालिसिस करते थे तो हम जो एक मीडिया में एक जिस तरह ऑप्टिक्स होते हैं उनके बेस पे, और जो ट्रेंड्स थे जो वो दोनों ममालिक खुद शेयर करते हैं उस पर करते थे। बिल्कुल। तो हमें कहीं पता नहीं है कि पाकिस्तान ने कहीं भी अपना इंटरेस्ट जो है वहां पे रखा, क्योंकि अगर हम अपना इंटरेस्ट रखते तो फिर एक पार्टी हमें ब्लैकमेल कर सकती, वो कोई भी पार्टी हो सकती थी, और हमारा उसकी तरफ टिल्ट हो जाता और हमारी न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज होती। और शायद ये जो 19 जून का जो दिन आप जिक्र कर रहे हैं शायद वो देखने को ना मिलता। लिहाजा अभी तक पाकिस्तान ने, मेरा जो ख्याल है, अपना इंटरेस्ट बिल्कुल कहीं नहीं रखा। हाँ, जब ये पीस हो जाएगा तो उसके अंदर हमारी एक स्पेस बनेगी, उसको किस तरह हम इंटेलिजेंटली अपनी फेवर में यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर सफ़र नवाज़ साहब, आपने वक्त निकाला। जॉन हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और GR बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि तीनों मेहमानों ने वक्त निकाला। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़े अहम सवालात हैं, मेहमानों के सामने रखेंगे, जवाब लेने की कोशिश करें।